हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस का बैच स्टार्ट किया है और यूपी पुलिस स्पेशली यूपी पुलिस और इसके अलावा यूपी पुलिस के अलावा जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं जो ठीक है अन्य एग्ज़ाम होते हैं जिनमें जीएस का पोर्शन पूछा जाता है उन सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास हमारी आ चुकी है जो सिंधु घाटी सभ्यता तक हमने कराया था। ठीक है, और ये क्लास खत्म होने के बाद जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो एक प्रैक्टिस सेट लगवा दिया जाएगा आपका वैदिक काल तक। लगभग आपके 100-150 क्वेश्चन होंगे उसमें, जिसमें से वैदिक काल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी एक एक चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता सामान्यतः एक बात कर लेते हैं इसके। ऋग्वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के निर्माता किसे माना जाता है? वैदिक सभ्यता कितने भागों में बटी हुई है? वैदिक सभ्यता के निर्माता और वैदिक सभ्यता के यानी मूल निवासी परिचय की बात करेंगे और इसके बाद जानकारी के प्रमुख स्रोत की वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसके कालक्रम को लेकर के तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता का कालक्रम है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कितना 1500 बीसी से लेकर के ठीक है 600 बीसी ऋग्वैदिक काल माना जाता है पूरे का पूरा। ठीक है, इसलिए वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है क्योंकि ऋग्वैदिक काल और एक होता है आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, एक एक क्रम से हम इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता में देखें इसको तो देखिए पहला देखेंगे इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। ठीक है, निर्माता, मूल निवास, जानकारी के प्रमुख स्रोत। सामान्य परिचय की बात करें तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है ऋग्वैदिक काल, एक ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका ऋग्वैदिक काल है, एक आपका उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की समयावधि की बात करें तो देखिए ऋग्वैदिक काल की जो समयावधि है वो है 1500 ईसा पूर्व से ठीक है 1500 बीसी से 1000 बीसी 600 बार निकल जाएगा। ठीक है, तो एक 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी ऋग्वैदिक काल की समयावधि मानी गई है। वहीं अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल की समयावधि 1000 बीसी जहां लोहे की खोज हो जाती है, लोहे की खोज से लेकर के 600 बीसी जहां पर लोहे की प्रचुर मात्रा में प्रयोग होना शुरू होता है, वहां तक के काल को क्या कहा गया है? उत्तर वैदिक काल कहा गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल की समाप्ति के बाद जो काल चला यानी लोहे की खोज के साथ जब लोहे का व्यापक प्रयोग होना शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले लोहे की खोज होती है। व्यापक प्रयोग होता है इसका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब हम मानते हैं द्वितीय नगरीय क्रांति चलती है भारत में। जो द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि वहाँ पर नगरों का बहुत ज़्यादा विकास होता है। आप देखेंगे 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे जिनके विषय में हमें जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, 16 महाजनपद होते हैं। 16 महाजनपदों में से जो एक निकल के आता है, जो एक महत्वपूर्ण सबसे शक्तिशाली जनपद होता है जिसे हम मगध कहते हैं। फिर मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य कितने शासक आते हैं, क्रम से कौन कौन से शासक आएंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो
अभी बात कर रहे हैं हम वैदिक सभ्यता की। तो सामान्यतः इसको दो भागों में बांटा गया है, दो नामों से जाना जाता है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। वहीं अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता में, तो वैदिक शब्द की, तो वैदिक शब्द की बात करें तो देखिए इसके वैदिक सभ्यता के निर्माता जो थे, निर्माताओं में बात करें तो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो थे आर्य, ठीक है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है। किसको माना जाता है? आर्यों को वैदिक सभ्यता का निर्माता माना जाता है, ठीक है। आर्यों को, ठीक है, इसका निर्माता माना जाता है, ठीक है। ठीक है, आर्यों को वैदिक सभ्यता का निर्माता माना जाता है, ठीक है। देखिए आर्य वैदिक शब्द की बात करें तो वैदिक शब्द वेद से मिलकर के बना है, इसका ध्यान रखना। वैदिक शब्द वेद से मिलकर बना है, वेद से बना है, ठीक है। जिसमें वैदिक का अगर हम अर्थ की बात करें, यानी वैदिक का अर्थ, जो वैदिक शब्द है इसका अर्थ की बात करें तो देखिए अर्थ होता है इसका श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। इसके अर्थ की बात करें तो श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। श्रेष्ठ या कुलीन इस शब्द का अर्थ होता है, यानी वैदिक शब्द के हम अर्थ की बात करें, वैदिक शब्द पहले तो ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि वैदिक शब्द कहाँ से मिलकर बना है, तो वैदिक शब्द संस्कृत भाषा के वेद शब्द से मिलकर बना है, वेद शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। अब ये जो आर्य थे किस आधार पर श्रेष्ठ थे? जाति के आधार पर श्रेष्ठ थे या भाषा के आधार पर श्रेष्ठ थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो श्रेष्ठ शब्द आता है, यानी आर्यों के लिए जो श्रेष्ठ शब्द प्रयोग किया गया है वो किसके आधार पर प्रयोग किया गया है? तो देखिए याद रखना, भाषा के आधार पर। जब आर्य भारत आए तो ये एक अलग भाषा बोलते थे जिसे हम संस्कृत भाषा कहते हैं, तो संस्कृत भाषा बोलते थे, जिस कारण इन्हें, ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन कहा गया था। तो ये जो वैदिक शब्द है आपका, वैदिक शब्द एक भाषाई शब्द है, याद रखना, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, कई बार पूछा भी गया है कि जो वैदिक शब्द है ये कौन सा शब्द है? तो ये एक भाषाई शब्द है, यानी भाषा के आधार पर आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भाषा के आधार पर आर्य, ठीक है, आर्य अपने आप को, ठीक है, अपने आप को श्रेष्ठ कहना पसंद करते थे, ठीक है, याद रखना। जो ये श्रेष्ठ कहलाते थे अपने आप को, ये किसके आधार पर कहलाते थे? भाषा के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ कहलाना पसंद करते थे। देखिए जब ये आर्य भारत आए तो ये एक अलग प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते थे, अभी बताया मैंने कि अलग प्रकार की भाषा बोलते थे जब ये भारत आए, ठीक है। अभी इनके आने का देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि मूल निवासी कहाँ के थे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, इसमें बताऊंगा कहाँ से आए थे, किन किन क्षेत्रों से आए थे, ठीक है। सबने अनेक विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत थे, ठीक है, उसमें बताऊँगा मैं अभी। तो आर्य जब भारत आए तो ये अलग प्रकार की भाषा बोलते थे, तो जिस कारण इन्होंने अपने आप को क्या कहा? श्रेष्ठ या कुलीन कहा। देखिए आर्य जो था, जो ये वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्यों को माना जाता है। आर्य एक भाषाई शब्द है, ठीक है, जाति सूचक शब्द नहीं है, ये किसी प्रजाति को इंडिकेट नहीं करता है। अब देखिए इन्होंने जो वैदिक साहित्यों की रचना करी थी, देखिए वैदिक संस्कृति की सभ्यता के जो निर्माण के साथ साथ यहाँ पर कुछ वैदिक साहित्यों का भी निर्माण हुआ था। वैदिक साहित्यों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। मैं छोटा सा इधर लिख देता हूँ। देखिए वैदिक साहित्यों को याद रखना, वैदिक साहित्यों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, ठीक है, श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, याद रखना, श्रुति साहित्य। अब देखिए श्रुति साहित्य क्या होता है? देखिए श्रुति साहित्य यानी वे साहित्य जो केवल सुन करके एक दूसरे से ट्रांसफ़र हुए हों, उन्हें हम श्रुति साहित्य कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब तो देखिए हम लिखित में हमारे पास चीज़ें होती हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं। प्राचीन काल में क्या होता था कि प्राचीन काल में लेखन शैली का ज्ञान नहीं था, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उन्होंने ही जो लिपि का निर्माण किया था, लिपि के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया था। लेखन शैली का प्रारंभ उन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है, मैंने इसमें कराया भी था सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन भारत में उस समय लेखन शैली का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वैदिक सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा गया है? तो वैदिक सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। और मैंने आदि ऐतिहासिक काल ये बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल होता क्या है। आप इससे पिछली वाली क्लास देखना, मैंने जब वो बताया था
प्रागैतिहासिक काल कराया था। तो वहाँ मैंने बताया था कि आदिऐतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है, उसके बारे में सब चीज़ बता चुका हूँ वहाँ पे, ठीक है। बीसी और एडी के बारे में पिछली क्लासों में ही चर्चा कर चुके हैं कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, ठीक है। आपका जो भी डाउट होगा वहाँ पे निश्चिंत ही क्लियर हो जाएगा। आप बीसी और एडी देख सकते हैं वहाँ पे जा करके। तो ये जो बीसी लिखा है इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, और जो एडी लिखा जाता है उसका मतलब होता है ईसवी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे वैदिक साहित्य, श्रुति साहित्य की। तो मैं बात कर रहा था लेखन शैली। तो आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसे कहा गया था, तो उस समय लेखन शैली का ज्ञान नहीं था। और इसमें क्या होता था कि यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाती थी यानी एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाता था बोलने के माध्यम से, यानी जो ज्ञान प्राप्त होता था, यहाँ के लोगों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो एक दूसरे से सुन करके ही प्राप्त हुआ था। यानी मान लीजिए कोई इन्होंने कुछ कहा और वो किसी दूसरे ने सुना, उसके बाद उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, उसके बाद वो चल रहा है, उस आने वाले अपनी पीढ़ी को वो सिखा रहा है। यानी एक दूसरे से बोलने के बाद सुन करके ही जो बातें सिखाई जा रही हैं उसे ही कहते हैं हम श्रुति साहित्य। यानी सुन करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वही श्रुति साहित्य कहलाता है। बाद में इनको पुस्तकों में संकलित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे इस चीज़ को लेकर के। अभी आप देखोगे, ठीक है, वेदों के बारे में देखोगे। वेद 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए वो बताएंगे आगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, श्रुति साहित्य भी कहते हैं वैदिक साहित्यों को। चलिए याद रखना। तो ये किसके आधार पर थे श्रेष्ठ थे, ये भाषा के आधार पर थे, ठीक है। तो वैदिक शब्द किस भाषा का शब्द है, तो देखिए भाई वैदिक शब्द की बात करें तो इसको एक पॉइंट को नोट डाउन कर लिए, ठीक है। वैदिक शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। वैदिक शब्द संस्कृत भाषा के वेद शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। संस्कृत भाषा के शब्द से बना है ये, ठीक है, याद रखना। जो वैदिक शब्द है ये संस्कृत भाषा के, ठीक है। तो वैदिक शब्द संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। इनमें निर्माताओं में आ गया। अब बात करें आर्यों के मूल निवास को लेकर के कि आर्यों का मूल निवास, ठीक है, मूल निवास को लेकर के बात करें। आर्य कहाँ के निवासी थे। देखिए आर्यों के मूल निवास को लेकर के अनेक विद्वानों में कई मत हैं, बहुत सारे मत हैं, कौन, ठीक है। अभी हाल ही में एक व्यक्ति थे, नाम था इनका, याद रखना, भगवान दास गिडवानी, ठीक है। भगवान दास गिडवानी इनका नाम याद रखना, भगवान, ठीक है, दास गिडवानी, ठीक है। इनका नाम याद रखना आप, बस खाली नाम याद रखना, भगवान दास गिडवानी, ठीक है। अभी इन्होंने हाल ही में एक रिसर्च कर आए थे जर्मनी से इन्होंने रिसर्च किया था, पढ़ाई पूरी कर आए थे, ठीक है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी था रिटर्न्स ऑफ आर्यंस, ठीक है, द रिटर्न्स ऑफ आर्यंस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द रिटर्न्स ऑफ आर्यन, रिटर्न्स ऑफ आर्यंस, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द रिटर्न्स ऑफ आर्यंस, और इसी पुस्तक में इन्होंने बताया था कि आर्य किसी देश के निवासी नहीं थे, किसी अन्य देश के निवासी नहीं थे, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे, ठीक है। इन्होंने अभी रिसर्च किया था, हाल ही में रिसर्च कर आए हैं, जर्मनी से रिसर्च कर आए थे भगवान दास गिडवानी, और इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत को ही बताया है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द रिटर्न्स ऑफ आर्यंस, और इसी पुस्तक में इन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। ये तो इनके अनुसार था। आगे देखते हैं कि जिन के अनुसार देखिए पूछा जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से हमारा बनकर आता है, ये कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने आर्यों के मूल निवासी स्थान को लेकर के अपने अपने मत दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले, ठीक है, इनके स्थान को लेकर के और स्थान के मत को लेकर के कि कौन कौन से ने मत दिए हैं। तो पहले की बात करें तो पहला आता है सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। सप्त सैंधव प्रदेश, देखिए सप्त सैंधव प्रदेश पहले तो ये जान लीजिए सप्त सैंधव प्रदेश क्या होता है। सप्त सैंधव प्रदेश की बात करें तो सप्त सैंधव प्रदेश यानी 7 नदियों वाला क्षेत्र। अब ये 7 नदियाँ कौन सी थी, अभी वर्तमान में आप देखते हो 5 नदियों वाला क्षेत्र हम किसे कहते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि 5 नदियों वाला क्षेत्र कौन सा होता है, ठीक है। तो 5 नदियों वाला जहाँ से 5 नदियाँ निकल कर जाती हैं, तो आप बताना, कमेंट करके हमें बताना, ठीक है। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है, 5 नद वाला क्षेत्र, ठीक है। तो सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहते हैं, देखिए सप्त सैंधव प्रदेश प्राचीन काल में जहाँ से 7 नदियाँ बहती थी, ठीक है। वर्तमान में आज एक नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन कभी कभी आ जाती है वो उभर करके सामने। तो 7 नदियों वाला क्षेत्र यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास और सरस्वती, जहाँ से ये नदियाँ बहती थी, इसे हम सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे, ठीक है। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश था। अब इस प्रदेश के मानने वाले कौन कौन से थे, तो इस प्रदेश में मानने वाले यानी आर्यों का मूल निवासी स्थान इसी प्रदेश को माना जाता है। तो इनमें से 2 विद्वान थे, नाम था, एक का नाम था अविनाश चंद्र और दूसरे का नाम था, ठीक है, संपूर्णानंद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र 2 विद्वान थे, ठीक है। तो याद रखना डॉक्टर संपूर्णानंद
डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र, ठीक है, ठीक है। तो नाम ध्यान रखना, डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान सप्तसेंदप प्रदेश था, यानी 7 नदियों वाला प्रदेश था। इन्होंने कहा था कि आर्य कहीं बाहर के निवासी नहीं थे, बल्कि आर्य श्री सप्तसेंदप प्रदेश के निवासी थे, ठीक है। ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में सप्तसेंदप प्रदेश का उल्लेख मिलता है और सप्तसेंदप प्रदेश को देवकृत योनि कहा गया है, और इसी प्रदेश में आर्य और अनार्यों के बीच, ठीक है, यानी असुरा, ठीक है, देव असुर युद्ध का भी वर्णन मिलता है, देव असुर युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि आर्य सप्तसेंदप प्रदेश के निवासी थे। ये किसने बताया था? ये बताया था डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करें, जो इन अगले जो विद्वान थे किन्होंने क्या बताया था, तो अगले क्षेत्र की बात करें तो महर्षि प्रदेश, ठीक है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ठीक है। तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश, महर्षि नहीं, थोड़ा ब्रह्म ऋषि प्रदेश नंबर 2 की बात करें तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश, इस प्रदेश के निवासी यानी आर्य इस प्रदेश के निवासी थे, ठीक है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ठीक है। तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश इस देश के इस क्षेत्र के निवासी थे आर्य। अब ये किसके अनुसार था? तो इनके अनुसार था ये पंडित गंगानाथ झा के अनुसार, ठीक है, पंडित गंगानाथ झा के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार था ये? पंडित, ठीक है, पंडित गंगानाथ झा के अनुसार, ठीक है। पंडित गंगानाथ झा के अनुसार जो आर्य थे वो ब्रह्म ऋषि प्रदेश के निवासी थे। ऐसा माना जाता है कि जब बाद में इन्होंने जब अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो ये यहाँ से यानी इस वाले क्षेत्र से कहाँ चले गए थे? पूरब की ओर चले गए थे। इन्होंने बताया था कि ये आर्य बाद में पूरब की ओर चले गए थे इस क्षेत्र को छोड़ करके। अब ब्रह्म ऋषि प्रदेश कौन सा था? देखिए, ब्रह्म ऋषि प्रदेश यानी गंगा और यमुना के बीच वाला जो क्षेत्र था, यानी पूरा जो क्षेत्र था गंगा यमुना वाले जो बीच का प्रदेश था, इसको ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया था। अभी आता है, देखिए आपने भारत के नाम सुने होंगे, भारत के 5 नामों से जाना जाता है, ऐसा ये मानते हैं। एक ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी मानते हैं, इसको ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपके भारत तो है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ठीक है, और आर्यव्रत। आर्यव्रत क्यों कहा जाता है? देखिए आर्यव्रत, ठीक है, आर्यव्रत इसे इसलिए कहा गया कि जब आर्यों का पूरे संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया था तो इसे आर्यव्रत कहने लगे, ठीक है। आर्यव्रत कहा गया पूरे क्षेत्र को, अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। चलिए, ये तो था इनका। दूसरे देखिए आगे बात करें, इनमें तो अन्य जो क्षेत्र थे, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर एवं हिमालय क्षेत्र के बारे में बात करी गई थी। नंबर जो 3 इनका क्षेत्र था वो था कश्मीर एवं हिमालय क्षेत्र। अब कश्मीर एवं हिमालय क्षेत्र को कौन मानते थे? ठीक है, नंबर 3, तो कश्मीर एवं हिमालय क्षेत्र, ठीक है, हिमालय क्षेत्र, ठीक है। ये मूल निवास, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था। तो कश्मीर एवं हिमालय वाला क्षेत्र, इस मत को मानने वाले में से कौन थे? तो नाम था इनका डी कल्ला, ठीक है, डॉक्टर LD कल्ला। तो डॉक्टर LD कल्ला के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? कश्मीर घाटी था, ठीक है। ये इस मत को मानने वाले कौन थे? डॉक्टर LD कल्ला, ठीक है। डॉक्टर LD कल्ला के अनुसार, ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? आर्यों का मूल निवास स्थान था, क्या नाम था इनका? कश्मीर एवं हिमालय क्षेत्र, ठीक है। कश्मीर एवं हिमालय क्षेत्र के निवासी थे आर्य। ये किसने बताया था? डॉक्टर LD कल्ला ने बताया था। आगे बात करें नेक्स्ट नंबर 4 की, तो देखिए इसमें जो अगला मूल निवास स्थान बताया था ये था आपका, ठीक है, नाम था इसका देविका प्रदेश, ठीक है। नंबर 4 की बात करें तो देविका प्रदेश, ठीक है। अब ये देविका प्रदेश कौन सा था? इसका याद रखना, देविका प्रदेश, ठीक है। तो देविका प्रदेश कौन सा था? देखिए ये भी आर्यों का एक मूल निवास स्थान था। इस मत को मानने वालों में से कौन थे? तो इस मत को मानने वालों में से थे डॉक्टर DS त्रिवेदी। तो DS त्रिवेदी के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार? ठीक है, DS त्रिवेदी के अनुसार, ठीक है, DS त्रिवेदी के अनुसार आर्य देविका प्रदेश के निवासी थे, वर्तमान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र के निवासी थे, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में एक वहाँ पर देविका नदी बहती थी और उसी के आसपास ये लोग रहते थे और बाद में ये भारत आए थे, ठीक है। इन्होंने माना था, ये किसने माना था? डॉक्टर DS
त्रिवेदी। तो याद रखना डॉक्टर DS त्रिवेदी के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान देवी का प्रदेश था, जहाँ वर्तमान में, ठीक है, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में मुल्तान के आसपास वाला क्षेत्र है जहाँ पर देवी का नदी बहती थी, और वहीं पर ही इन्होंने निवास स्थान बताया था आर्यों का। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करें, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें। ठीक है, हम बात कर रहे थे मूल निवास को लेकर के, आर्यों का मूल निवास यानी मूल स्थान। ठीक है, आर्यों का मूल निवास को लेकर के बात कर रहे थे। तो अगला जो आता है इसमें देखिए, अगला आता तिब्बत वाला क्षेत्र, तिब्बत। ठीक है, याद रखना तिब्बत। अब देखिए इस मत को मानने वालों में से कौन थे, तो इस मत को मानने वालों में से, ठीक है, यानी आर्य तिब्बत के निवासी थे, इस मत को मानने वाले में से थे। ठीक है, नाम था इनका डॉक्टर स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इस मत को मानने वालों में थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत वाला क्षेत्र था। ये तिब्बत वाले क्षेत्र से सबसंदम प्रदेश में आए। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी द आर्किटिक होम, इनकी पुस्तक थी, नाम था इनका सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था इनका? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो इस मत को मानने वालों में से थे, नाम था इनका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? आर्य तिब्बत के निवासी थे। बाद में हिमालय क्षेत्र से होते हुए कहाँ पर आए थे? भारत आए थे, और भारत में अपना इन्होंने मूल निवास स्थान बनाया। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। देखिए पुस्तक इनकी पूछी भी जाती है, याद रखना। सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और इसी पुस्तक में इन्होंने आर्यों का जो निवास स्थान बताया था, मूल निवास स्थान बताया था, वो तिब्बत वाला क्षेत्र बताया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें, नंबर 6। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए अगले आते हैं उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए इस मत को मानने वालों में से कौन थे? उत्तरी ध्रुव से आने वालों में से देखिए सब जो पूछा जाता है, देखिए इसको भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनता भी यहाँ से, उत्तरी ध्रुव से आने वालों में से। ठीक है, तो आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। इस मत को मानने वाले में से कौन थे? देखिए इस मत को मानने वालों में से थे, नाम था इनका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, क्या नाम था इनका? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? आर्य कहाँ से आए थे? आर्य तिब्बत उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। उत्तरी ध्रुव यानी आप वर्तमान में आप देख सकते हो, यानी जो रूस का जो उत्तरी रूस का जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र से आए थे। यानी रूस का जो उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, इस वाले क्षेत्र से आर्य कहाँ आए थे? आर्य भारत आए थे। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नाम क्या था इनका? इनकी पुस्तक का नाम था द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, इनकी पुस्तक का जो नाम था इनका द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, आर्यंस, द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और इसी पुस्तक में इन्होंने बताया था कि आर्य कहाँ के निवासी थे? आर्य तिब्बत के निवासी थे, उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। ठीक है, आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। आगे नेक्स्ट बात करें, देखिए अगला जो था, जो अगले मत को मानने वालों में थे, नाम था। ठीक है, अगले मत में जी कहाँ से मानते थे आर्यों का निवास स्थान? तो हंगरी एवं डैन्यूब नदी घाटी। ठीक है, तो हंगरी एवं डैन्यूब नदी घाटी। ठीक है,
हंगरी एवं डैन्यूब नदी घाटी ये आर्यों का मूल निवासी स्थान था। अब इस मत को मानने वालों में से कौन थे? तो इस मत को मानने वालों में से थे, नाम था इनका पी गाइल्स। क्या नाम था इनका? पी गाइल्स। तो याद रखना पी गाइल्स, पी गाइल्स, ठीक है। पी गाइल्स के अनुसार जो आर्य थे वो डैन्यूब, ठीक है, एवं हंगरी, तो हंगरी एवं डैन्यूब नदी घाटी के निवासी थे। और इन्होंने जो आधार बताया था कि यहाँ की देखिए, यहाँ के आर्यों की कुछ समानताएं देखी और वहाँ के लोगों की कुछ समानताएं देखी। जैसे समानता में जैसे उनका शरीर की बनावट देखी, ठीक है, वहाँ से प्राप्त चीज़ें देखी और यहाँ की चीज़ों में कुछ समानताएं पाई। तो इस आधार पर इन्होंने बताया कि ये कहाँ के निवासी थे? हंगरी, ठीक है, एवं डैन्यूब नदी घाटी के निवासी थे आर्य कहाँ से आए थे? हंगरी एवं डैन्यूब नदी घाटी से आए थे। इन्होंने बनावट के आधार पर, यानी कुछ वस्तुओं में बनावट पाई गई, कुछ जानवरों में की बनावट पाई गई, ठीक है। तो काफ़ी समानताएं देखी, जिस आधार पर इन्होंने बताया था कि आर्य कहाँ के निवासी थे, ठीक है, इस क्षेत्र के निवासी थे। आगे देखिए जो पूछा जाता है, ठीक है, तो आगे जो आया था, देखिए आगे जो इन्होंने बात करी थी जर्मनी प्रदेश की, ठीक है, जर्मनी प्रदेश की बात करी थी, ठीक है। नंबर 8 की बात करें तो जर्मनी प्रदेश, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी प्रदेश, ठीक है। इस क्षेत्र को मानने वालों के मत की बात करें तो इसको कौन मानते थे? ठीक है, तो नाम था इनका हर्ट एवं पेन का। क्या नाम था इनका? हर्ट एवं पेन का, ठीक है, हर्ट एवं पेन का, ठीक है। हर्ट एवं पेन का के अनुसार जो आर्य थे वो कहाँ के निवासी थे? वो आर्य जर्मनी प्रदेश के निवासी थे। इन्होंने जो इसको आधार बताया था तो इन्होंने भी वही बताया था, शारीरिक बनावट के आधार पर। किसके आधार पर? शारीरिक बनावट के आधार पर, ठीक है, ठीक है। शारीरिक बनावट के आधार पर इन्होंने इस क्षेत्र को बताया था। इन्होंने बताया था कि जर्मनी के जो वहाँ के लोग थे उनकी शरीर की बनावट यानी उनके शरीर की संरचना और आर्यों की संरचना एक जैसी सेम बनावट थी। इस कारण इन्होंने इसको आधार बताया था कि कहाँ के निवासी थे? ये जर्मनी के निवासी थे, ठीक है। अब आता देखिए, अभी आपने देखा होगा, ठीक है, तो एक आता आपके देखिए दक्षिणी रूस वाले क्षेत्र की, ठीक है। अब दक्षिणी रूस वाले क्षेत्र को मानने वालों में से कौन थे? तो देखिए इसको याद रखना, तो दक्षिणी रूस वाले क्षेत्र में आप याद रखना दक्षिणी रूस, ठीक है, दक्षिणी रूस। तो ये कौन सा वाला क्षेत्र है? जो रूस का दक्षिण वाला जो क्षेत्र है। अब इस मत को मानने वालों में से कौन थे? तो इस मत की बात करें तो इनमें था गार्डन चाइल्ड, ठीक है, गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, ठीक है। इस मत को मानने वालों में गार्डन चाइल्ड थे। गार्डन चाइल्ड के अनुसार इन्होंने कहा था कि आर्य दक्षिणी रूस के निवासी थे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है, उनके अनुसार कहाँ से आए थे आर्य, ठीक है, इनके अनुसार भी पूछा जाता है। तो वो हम अभी वो आया नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, ठीक है। इसके बाद में हम उस पर चलते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट जो बचता है इसमें आप याद रखना, लास्ट जो बचता नंबर 9 की बात करें तो मध्य एशिया, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया वाला क्षेत्र। अब मध्य एशिया वाले क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसके बारे में किसने बताया था? ठीक है, तो मैक्स मूलर के अनुसार, ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। मैक्स मूलर के अनुसार, ठीक है, मैक्स मूलर, ये सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, बनकर भी आ जाते हैं इससे ऑब्जेक्ट। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। देखिए मध्य एशिया वर्तमान मध्य एशिया की बात करें तो देखिए आपने देखा होगा तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा मध्य एशिया के अंतर्गत आता है। यानी एशिया के मध्य वाला जो भाग होता है मध्य एशिया कहलाता है, ठीक है। देखिए इन्होंने सबने एक ही बात बोली थी, वही बात बोल रहे थे बार बार ये, ठीक है। इन्होंने इसको मध्य एशिया नाम दे दिया गया था, इन्होंने इसको पूरा एग्जैक्ट बताया था स्थान कि कहाँ से आए थे, इन्होंने ही केवल इसको मध्य एशिया कहा दिया। लेकिन इन्होंने मध्य एशिया में ये नहीं बताया था मध्य एशिया का स्थायी इनका आर्यों का निवास स्थान कौन सा था, केवल इन्होंने कहा था कि ये मध्य एशिया के निवासी थे। इन्होंने जो आधार बताया था मध्य एशिया का, तो इन्होंने बताया था कि यहाँ के जो कुछ देवता थे वहाँ के कुछ देवता इनमें समानताएं पाई गई, यहाँ के जो कुछ बनावटें थी वहाँ की जो बनावट थी उनमें कुछ समानताएं पाई गई, ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने क्या कहा था, इस आधार पर इन्होंने बताया था कि आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। तो ये था हमारा आर्यों का मूल निवास को लेकर के। तो आर्य आज वैदिक सभ्यता के बारे में जो हमने किया, ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में हमने आज
इसके सामान्य परिचय की बात करी, इसके निर्माताओं के बारे में बात करी, वैदिक शब्द किससे बनता है, श्रुति साहित्य क्या होता है, ठीक है, और मूल निवास स्थान इनका कौन सा है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने सब बता दिया है, ठीक है। आगे जो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।